लेक्चर में हमने बायोमॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने बायोमॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन देखी थी। इसमें बायोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक होते हैं और साथ में माइक्रो मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी करना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को जो डिफाइन किया जाता है इनको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और केटोन्स। तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2O इंटू N, और हम इसको CnH2nOn भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे आपको नाम से पता चल रहा है तो इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं। हाइड्रेट्स हाइड्रो से है, इसका मतलब वाटर होता है। अगर हम इसी फार्मूले में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो को देखें तो 1:2:1 बन रहा है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखें तो इसके हिसाब से क्या बनता है, H2O। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा जाता है। अब हमने कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन देखनी है कि इसको क्लासिफाई कैसे किया जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, ट्राइसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड में डिवाइड किया जाता है। मोनोसैकराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का एक यूनिट होता है, और डाइसैकराइड्स वो होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स के 2 यूनिट्स होते हैं, और ट्राइसैकराइड्स क्या होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स के 3 यूनिट होते हैं। लेकिन हम अक्सर ट्राइसैकराइड वाली क्लासिफिकेशन नहीं करते, क्योंकि अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर 3 to 7 यूनिट्स हों तो उसको ओलिगोसैकराइड्स कहा जाता है। 3 to 7 यूनिट्स हों तो क्या कहते हैं उसको, ओलिगोसैकराइड्स। और अगर 7 से ज्यादा यूनिट्स हों किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर तो उसको पॉलीसैकराइड्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम मोनोसैकराइड्स को देखेंगे। मोनोसैकराइड्स को भी फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट। अगर किसी भी मोनोसैकराइड्स के अंदर 3 कार्बन पाए जाते हैं तो इसको ट्राइओज कहते हैं, ट्राइओज। और अगर किसी मोनोसैकराइड के अंदर 4 कार्बन होते हैं तो उसको टेट्रोज कहते हैं। अगर 5 कार्बन हो तो उसको पेंटोज कहते हैं। अगर 6 कार्बन हो तो उसको हेक्सोज कहते हैं, और अगर 7 कार्बन हो तो उसको हेप्टोज कहते हैं, हेप्टोज शुगर। 3 कार्बन वाले को ट्राइओज शुगर, 4 कार्बन वाले को टेट्रोज शुगर, 5 कार्बन वाले को पेंटोज शुगर, 6 कार्बन वाले को हेक्सोज शुगर, और 7 कार्बन वाले को हेप्टोज शुगर कहा जाता है मोनोसैकराइड्स। अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें तो मोनोसैकराइड में जो ट्राइओजेस हमारे पास होते हैं वो ग्लिसरैल्डिहाइड होता है, टेट्रोज में हमारे पास जो एग्जांपल है वो इरेथ्रोज है। तो मोनोसैकराइड में हमारे पास 5 कार्बन जो पेंटोज होते हैं उसमें जो हमारे पास मेन एग्जांपल है वो राइबोज होती है, राइबोज जो
ऑक्सीराइबोज भी होती है जो आरएनए के अंदर होती है, और डीऑक्सीराइबोज भी होती है जो डीएनए के अंदर होती है। और 6 कार्बन हेक्सोसिस के अंदर हमारे पास एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ये सारी एग्जांपल्स हमारे पास हेक्सोज शुगर्स के लिए हैं जिनके अंदर 6 कार्बन पाए जाते हैं। और हेप्टोज की जो हमारे पास एग्जांपल है वो है सीडोहेप्टोलोज, सीडोहेप्टोलोज। तो सबसे पहले हम हेक्सोसिस को देखते हैं, हेक्सोज शुगर्स क्या होती हैं। तो हमारे पास हेक्सोज में 2 तरह की शुगर्स होती हैं, एक एल्डोज शुगर होती है और दूसरी केटोज शुगर होती है। ठीक है, एल्डोज शुगर वो होती है जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है, CHO। तो ये ग्रुप इसके अंदर पाया जाता है जो एल्डोज शुगर होती है। और दूसरी केटोज शुगर होती है जिनमें केटोन ग्रुप पाया जाता है, इनको केटोज शुगर कहा जाता है। तो हमने एल्डिहाइड को फर्दर स्टडी करना है। एल्डिहाइड में मेनली ग्लूकोज को स्टडी करेंगे जो हमारे पास एल्डोज शुगर है। ठीक है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमारे पास 6 कार्बन एल्डोज शुगर होता है, ठीक है, जिसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो टर्मिनल कार्बन के ऊपर होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो 6 कार्बन 4 5 6, तो इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो फर्स्ट टर्मिनल कार्बन के ऊपर होता है और ये H। ठीक है, तो इसको अगर हम नंबरिंग दें तो कार्बन 1 ये होता है, 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, हमने कहा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे OH ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पे OH H, तो यहां इसमें कार्बन के अंदर जो इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, इसमें कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो सिर्फ चेंज होता है, बाकी सब पे सेम ही रहता है। ठीक है, हाइड्रोजन OH H OH H OH H और H। ठीक है, अगर हम देखें कि इसके अंदर कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, कितने ऑक्सीजन हैं, हमने कहा था कि इसके अंदर H2O की रेशियो होती है। तो हाइड्रोजन हम देखें तो हाइड्रोजन इसमें 12 होने चाहिए और ऑक्सीजन 6 होने चाहिए। ठीक है, तो ये 1, ऑक्सीजन कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6, तो ऑक्सीजन पूरे 6 हो गए। और हाइड्रोजन को हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये क्या है, ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है जिसमें एल्डोज जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो टर्मिनल कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर और क्लोज चेन स्ट्रक्चर आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, आपस में चेंज होते रहते हैं और इनकी परसेंटेज 50-50 होती है जो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन होता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये सर उसमें कैसे होता है, यहां से ये हाइड्रोजन रिमूव होता है और कार्बन नंबर 5 से OH ग्रुप रिमूव होता है और यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है या खारिज हो जाता है, तो क्लोज चेन स्ट्रक्चर में ग्लूकोज बनता है। तो इसका हम तो ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसमें यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और यहां से OH ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो गया और एक वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो गया। ठीक है, तो यहां से ये कार्बन नंबर 1 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन
ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और जो 6 नंबर वाला कार्बन होता है ये, ठीक है, तो ये बाहर साइड पे होता है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने साइड पे आर्म किया हुआ हो, तो इसको क्या कहते हैं, आर्म एक्सटेंडेड कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाटर का मॉलिक्यूल होता है ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में चेंज हो जाता है, जो आके इधर कार्बन नंबर 1 के साथ लग जाते हैं, ठीक है। ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। क्लोज ओपन चेन और क्लोज चेन जो स्ट्रक्चर है ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में देखें, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये कार्बन नंबर 1 पे नीचे वाली साइड पे है, तो अगर ये OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे नीचे वाली साइड पे हो तो इसको अल्फा ग्लूकोज कहते हैं, अल्फा ग्लूकोज। और अगर यही OH ग्रुप ऊपर वाली साइड पे हो, मतलब जहां पे OH ग्रुप हो और यहां पे H हो, तो इसको बीटा ग्लूकोज कहा जाता है, बीटा ग्लूकोज। तो इसमें ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें, ये जो क्लोज चेन वाला है इसमें 5 कार्बन है, तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें क्लोज चेन में 5 कार्बन हो और वो हेक्सागोनल शेप हो, हेक्सागोनल जिसके 6 कोने हो, तो ऑक्सीजन उनको साथ में मिला के इसके कोने देखें तो कितने बनते हैं, 6 बनते हैं। तो ऐसे रिंग को पायरानोज रिंग कहते हैं। लेकिन जो ग्लूकोज का ये रिंग होता है इसको ग्लाइकोपैरानोज रिंग कहते हैं, ठीक है, ग्लाइकोपैरानोज रिंग। इसमें एक और चीज देखें, यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन निकल रहा है और यहाँ से OH निकल रहा है, तो ये जो बॉन्ड बनाते हैं किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। मतलब एक जो मोनोसैकराइड अगर दूसरे मोनोसैकराइड के साथ अटैच होगा, यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, जो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के दरमियान या फिर 2 मोनोसैकराइड्स या पॉलीसैकराइड, जो भी 2 कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान अगर जो बॉन्ड बनेगा उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ही मॉलिक्यूल से निकला है और यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनाया है इस बॉन्ड को हेमी एसिटल बॉन्ड कहते हैं, हेमी एसिटल बॉन्ड। इसको हेमी एसिटल क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर कोई एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एल्डिहाइड्स और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हेमी एसिटल बॉन्ड कहते हैं। अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है। आज हमने मोनोसैकराइड्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें हेक्सोज को हमने स्टडी किया और हेक्सोज में ग्लूकोज को स्टडी किया है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें फ्रक्टोज को स्टडी करेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे।